हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट का पहला चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। यानी इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या चीज़ें होती हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर होता है आगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं खाएंगे, सीधा हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, तो इस इन्फॉर्मेशन को पहले हम समझते हैं। पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देखा। देखिए, जैसे बच्चों के मन में कभी-कभी आता है ना कि सर सीधा कंपनी पार्टनरशिप ऐसे कैसे हो गया, या पार्टनरशिप आया या कंपनी आया। तो देखो, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा जब जन्म होता है तो हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? जैसे वो 9 मंथ का प्रोसेस होता है, फिर पैदा होते हैं, धीरे-धीरे बड़े होते हैं, फिर इस उम्र तक आते हैं। वैसे ही बिज़नेस का एक सफ़र होता है। सफ़र कैसा होता है कि कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट हो, देखो मैंने क्लियर वर्ड यूज़ किया बिज़नेस। मैंने अभी कोई नेम डिफाइन नहीं किया है। मैंने नहीं बोला कि पार्टनरशिप है, मैंने नहीं बोला कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ क्या बोला, बिज़नेस। तो ध्यान से सुनना। जब पहले कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो सिंगल होता है, मतलब अकेले काम करना शुरू करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं उसको? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। मतलब वो अकेले अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देता, कंटिन्यू करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है? देखो, अकेले तब काम करने में कोई इश्यू नहीं, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस अराइज़ होते हैं। तो लिमिटेशंस क्या होते हैं वो ध्यान से सुनना। सोल प्रोप्राइटरशिप के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस क्या होते हैं कि इट मे पॉसिबल सामने वाले के पास काफ़ी अच्छे कैपिटल्स हों। मतलब कैपिटल का मतलब पैसे, फंड अच्छे लेवल पर हो। बट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं मैनेजरियल स्किल्स, यानी काम करने की स्किल्स उतनी प्रॉपर वे में ना हो। मतलब पैसे तो बहुत हैं, पर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है बिज़नेस में, वो आइडिया उसको नहीं है। या ये भी हो सकता है कि उसके पास कैपिटल नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि बिज़नेस को रन कैसे करना है। लेकिन है तो दोनों में इश्यू ना, पैसे नहीं है, ठीक है? पैसे हैं, एबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पैसे नहीं लेकिन एबिलिटी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करता है? वो किसी ऐसे पर्सन को ढूँढता है। क्या कहा मैंने? वो किसी ऐसे पर्सन को ढूँढता है जो उसके पास नहीं है लेकिन सामने वाले के पास है। तो वहीं से जन्म होता है पार्टनर का। मतलब अब क्वेश्चन रहेगा, सर ये कैसे हो गया? अब देखो, मैं अकेले हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं अकेले काम कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को यहाँ पे, जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है? मिस्टर ए जो है वो अकेले काम कर रहे हैं। अब उन्होंने बुला लिया मिस्टर बी को। ये अभी मैंने नहीं बोला ये क्या काम कर रहे हैं कि भले, बस मैंने बोला ले साथ में बुला लिया। तो जब ये 2 लोग साथ में हो जाते हैं ना, तो इनके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। क्या बोलते हैं बेसिकली इनके रिलेशन को? पार्टनर। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा-सा नॉर्मल वे में समझाऊँ, तो पार्टनरशिप अगर हम बात करते हैं, तो पार्टनरशिप भी बेसिकली क्या है? एक रिलेशन है। क्या है? बेसिकली एक रिलेशंस है। ध्यान से सुनना इस बात को। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो उसके पहले हमें समझना ज़रूरी है कि ये बेसिकली है क्या? डेफिनिशन वो हो जाएगा, उसका इश्यू नहीं है, बट उसके जो क्रक्स है, जो मेन टॉपिक है वो समझो। मेन टॉपिक ये है कि आपका सबसे पहले पार्टनर्स बनते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में काम करने के लिए रेडी होते हैं, तो उनके बीच में क्या बन जाता है? एक रिलेशन। क्या बन जाता है उनके बीच में? रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसी न किसी वजह से है। किस वजह से है? अभी मैंने कहा ना, यहाँ पे ये लोग किस लिए आए साथ में? तो बिज़नेस करने के लिए। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत प्रोफेशनल है, और वो क्या है कि हमको साथ में क्या करना है? बिज़नेस रन करना है। सो बेसिकली मैंने क्या कहा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनर। फिर उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है, और वो रिलेशन किससे रिलेटेड होता है? बिज़नेस से रिलेटेड होता है। फिर वो बिज़नेस को क्या करते हैं? रन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब अपना काम करना स्टार्ट कर दिए तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको क्या मिलता है? एक रिज़ल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिज़ल्ट। अब वो जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का मतलब काम करोगे तो कुछ तो अच्छा या बुरा होगा ना, तो वैसे ही बिज़नेस में भी क्या मिलता है? रिज़ल्ट। ठीक है? तो अब सुनना वापस इसको कि पार्टनर्स का मतलब मैंने क्या कहा कि 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं, मोर देन 2 पर्सन, 2 और मोर पर्सन, राइट? उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश होता है? एक रिलेशन। वो रिलेशन कैसा एस्टेब्लिशमेंट होता है? बिज़नेस तरीके से। फिर वो लोग अपना काम शुरू करते हैं, उनके बीच में फिर ये क्या आता है? रिज़ल्ट आता है, और बेसिकली हम एज्यूम करके चलते हैं वो रिज़ल्ट क्या है? प्रॉफ़िट है। क्योंकि हम कभी भी कोई भी नेगेटिव नहीं सोचते। हम जब भी काम करना शुरू करते हैं, हम ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। हम कहीं खाने जा रहे हैं तो खाना अच्छा ही होगा, हम यही सोचते हैं। तो यहाँ पे भी जब बिज़नेस करना स्टार्ट किया तो उसका रिज़ल्ट के बारे में सोचा, तो वो पॉज़िटिव सोचा। वो क्या सोचा कि भाई बिज़नेस में क्या होगा? प्रॉफ़िट होगा। जब पैसे कमा लिए हैं, 2-3 लोग हैं, तो सबको मिलना चाहिए ना, तो उस प्रॉफ़िट को ये लोग आपस में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या कर लेते हैं इसको आपस में? डिस्ट्रीब्यूट।
क्लियर है इतना? तो ये बेसिक रिलेशन डिफाइन हो गया है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये बिजनेस को चलाएगा कौन? आपने बोला बिजनेस चलाएंगे, बहुत सारे लोग हो गए, तो क्या सब लोग मिलकर चलाएंगे या कोई एक दो चलाएगा तो भी चलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो उसका बहुत सिंपल आंसर है कि ये जो बिजनेस है हमारे पास दो ऑप्शन से रन करने के। कितने ऑप्शन है हमारे पास? दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि ऑल पार्टनर्स विल रन टुगेदर, मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे, कोई इशू नहीं है भाई, तीन लोग हैं चलो तीनों मिलके चलाओ। या तो पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज है एनी वन ऑफ देम। क्या कहा मैंने? या तो सब लोग चलाएंगे या तो एनी वन ऑफ देम। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि ये कोई कर्मकांड इसमें से एक करेगा तो फंसेंगे सारे। कर्मकांड इसलिए बोला कि अच्छा होगा तो भी मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से एक रिलेशन पूरा स्टेब्लिश होता है और इसी रिलेशन को ऑफिशियली डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप। क्या बोला गया ऑफिशियली? पार्टनरशिप। अब इसका मैं आपको डेफिनेशन भी दिखाता हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो है इसी चीज को इन लोगों ने डिफाइन कैसे किया है। इसको एक बार अच्छे से देख लो। क्या है कि पार्टनर बेसिकली टू और मोर पर्संस के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? बिजनेस वाला रिलेशन है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका एक रिजल्ट होगा और वो रिजल्ट बेसिकली क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को आपस में ये लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर मैंने कहा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई चलाएगा कौन उसको? तो चलाने की बात हम करते हैं तो बिजनेस को दो तरीके से चला सकते हैं। सब लोग मिल बांट के चलाओ या तो कोई एक चलाएगा। भाई हो सकता है कि एक ज्यादा कैपेबल हो, बाकी लोगों ने उसको बोल दिया कि भाई तू चला, हम हेल्प करेंगे पीछे से रह के, वैसे टाइप का भी हो सकता है। क्लियर है इतना? तो इसको एक बार नोट डाउन कर दो फिर अपने डेफिनेशन पे चलते हैं। तो जैसा मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, अभी हम लोग चलते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल डेफिनेशन। अच्छा, ऑफिशियल डेफिनेशन मैंने क्यों कहा उसका रीजन भी है। देखो ये जब आप कॉमर्स में एंटर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वर्ड यूज करता है ऑफिशियल तो इसका मतलब क्या होता है। कि टीचर्स बोलते हैं ना कि डिफाइन बाय समवन, डिफाइन गिवन बाय दैट कंपनी, दैट लॉ, तो आपको वो थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे साथ एक छोटा सा इशू रहता है कि जब भी ऑफिशियल वर्ड आता है इसका मतलब वो किसी न किसी स्पेसिफिक लॉ है, किसी न किसी स्पेसिफिक पर्सन है, किसी न किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी द्वारा दिया है। तो ये भी डेफिनेशन जो है एक स्पेसिफिक लॉ ने दिया है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, किसने, क्यों। फिलहाल ये डेफिनेशन देखो, इसको और इसको दोनों को मैंने इसलिए रफ नहीं किया, कंबाइन करोगे तो लर्न हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, है ना, बिटवीन टू पर्सन। यहाँ पे नोटिस करना पार्टनरशिप, ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। ये आपका पहला पॉइंट। यहाँ पे देखो है ना, ए बी पार्टनर रिलेशन, यही तीन वर्ड को डिफाइन कर दिया है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। पहला पॉइंट कंप्लीट। नाउ who have agreed to share the profit of a business, ये आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कैसे है? यहाँ पे देखो मैंने लिखा है उनके बीच में रिलेशन बनता है। कैसा रिलेशन बनता है? बिजनेस वाला। फिर उसका रिजल्ट आता है प्रॉफिट और उसको ये लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? who have agreed to share the profit of a बिजनेस। फिर मैंने याद है कहा था कि बिजनेस कौन चला रहा है, तो आगे जवाब दिया है कैरिड आउट बाय ऑल। जो वर्ड यहाँ पे लिखा था वही सिंपल लिख दिया था, ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी दो वर्ड को यहाँ पे कॉपी कर दिया, बस आगे ऐड कर दिया कैरिड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपको इसको याद रखना है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। क्या है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, पहला पॉइंट। who have agreed to share the profit of a business, दूसरा पॉइंट। carried out by all or any one of them acting for all। यानी इसको तीन पार्ट्स में अगर आप लर्न करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ये है आपका ऑफिशियल डेफिनेशन। मैंने कहा कि ऑफिशियल डेफिनेशन है तो किसी ने दिया है। किसने दिया है? तो देखो यहाँ पे हम बात करें पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप उसका खुद का लॉ है, उसकी खुद की एक इज्जत है, पहचान है और उसने इसीलिए खुद ही दिया है, किसी की हेल्प नहीं ली है। तो डेफिनेशन दिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने। किसने दिया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये आपको याद रखना है। ये एमसीक्यूज में आता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ था, तो आंसर है 1932। और इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन दिया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने दिया हुआ है।
क्लियर हुआ इतना? इसका जो रूल है वो रूल नंबर 4 में डिफाइन है, वो भी चीजें आप याद रखना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो आपको याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ दिया है, सेक्शन 4 में दिया है। किसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दिया है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा डेफिनेशन। अब इसी की बेस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए। बेसिकली आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। इसमें से एमसीक्यूज में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। और ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड ही है। अगर आपने डेफिनेशन भी फोकस किया तो ये अपने आप ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। स्टार्ट करते तो आइडिया लग जाएगा। जैसे पहला क्या लिखा है, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 लोग आए हैं, 2 से ज़्यादा लोग आए हैं। देखो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि बुक में लिखा है तभी पता चलेगा। आपने अपनी आंखों से अपने इस दुनिया में देखा भी होगा कि जहाँ बात पैसे की आती है वहाँ भाई भाई पर भरोसा नहीं करता है, राइट? तो यहाँ तो बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ तो फ्रेंड्स आए हैं, 2 अननोन पर्सन्स आए हैं, तो बेसिकली होता क्या है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए याद रखना है कि ये जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट में देखो 2 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने सुना भी होगा। एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। पहला कौन सा होता है, ओरल, और दूसरा कौन सा होता है, रिटन। ओरल पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कही हुई बात पे पलटा जा सकता है। होता ना, बोला था तूने तो कहा था, बोलेगा मैंने कब कहा था, पलट गया ना, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। पर रिटन जो है वो एज अ प्रूफ काम आता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने कहा है कि भाई रिटन ही रखो, एज इट इज एडवाइजेबल बाय द लॉ ऑल्सो। ठीक है, चाहे एडवाइजेबल कहो चाहे डिजायरेबल कहो, दोनों का मतलब सेम ही है कि भाई यही ज्यादा बेटर है। जहां लकड़ी की बात आएगी वहां डॉक्यूमेंट ही काम आता है। जैसे तुम फंस गए तो आधार कार्ड ही काम आएगा ना, देखो हम यही आदमी हैं, तो वही तुम्हारा वो रिटर्न है। तुम कितनी बार भी कह लो कि तुम्हारा नाम रोहन मोहन है, कोई मानेगा नहीं। दिखाओगे डॉक्यूमेंट तुरंत मान जाएंगे, वैसे ही टाइप का है। दूसरा क्या लिखा, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, हमने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्लियरली वर्ड आया ही था कि शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि काम ही क्यों स्टार्ट किया है, प्रॉफिट के लिए। तो ये हो गया आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर थर्ड है आपका लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस क्यों बोला है, सब लॉ के अंडर में हो रहा है ना, सब कानूनी रूप से हो रहा है। तो जब कानूनी तौर से हो रहा है तो वो सारी चीजें लीगल ही होना जरूरी है। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे एक था, बहुत बिक रहा था, और वो था आपका सैनिटाइजर। देखा होगा आपने, हर घर में सैनिटाइजर था, हर जेब में एक सैनिटाइजर रहता था। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि सैनिटाइजर में अल्कोहल भी यूज होता है? मे बी एक्सपेरिमेंट भी किया हो, जला के देखा हो तुम लोगों ने, तो अल्कोहल होता है उसके अंदर। लेकिन आपको पता है 23 स्टेट में तो अल्कोहल बैन है। फिर वो कैसे यूज हो रहा है? क्योंकि उन लोगों ने उसको एज अ मेडिकल कंपोनेंट यूज किया है। तो मतलब ये है कि आप लीगली अगर कोई काम करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर पैसे कमाने की ज्यादा इच्छा हुई, तुम बोले नहीं हम तो डायरेक्टली दारू ही बेचेंगे, लो धो इसी से, कोई दिक्कत। जब वो थोड़ा सा इतना काम आता है तो पूरा ही पी के रहो, तो वो लेकिन क्या है, वो इलीगल है। रीजन है, इट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ। इसीलिए याद रखना है कि हमको लीगल काम ही करना होता है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, एजेंट की। एजेंट जो वर्ड यूज किया है वो इसके लिए किया है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो वर्ड आया है ना, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही डिफाइन करता है कि दे आर एजेंट ऑफ ईच अदर। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शादी का इनविटेशन का। आपके घर पे अगर कभी शादी का इनविटेशन का कार्ड आता है, उसमें नाम तो किसी का ही लिखा रहता है ना, और जिसका लिखा रहता है वो कभी जाता ही नहीं बेचारा, दूसरे ही जाके खा पी कर आ जाते हैं। तो जब दूसरे जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि जिनके यहाँ गए वो ऐसा बोलेगा कि भाई तुम्हारे घर से कोई आया नहीं। हम बोलते हैं ना कि जैसे मैं गया हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं अपने घर वालों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो बोलते हैं ना कि भैया कोई दूसरा नहीं है, जैसे मान लो कि मिस्टर ए नाम है तुम्हारे घर में, कोई जो बड़े हैं उनका, तो बोलेंगे मिस्टर ए नहीं आए हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं वो तो बाहर गए हैं। तो वो बाहर गए हैं, तुमने बता दिया ना, इट मीन्स कि राइट नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग देम, राइट? तो इसीलिए बोला गया है जो पार्टनर्स होते हैं वो दूसरे क्या होते, एजेंट होते। मैंने कहा ना, कोई भी एक कर्म करेगा फंसेंगे सारे, इसीलिए एजेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स में एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने कोई डिस्कशन किया ही नहीं है। आप किसी भी बुक में पढ़ोगे तो कहीं पर भी नहीं लिखा है मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं। मिनिमम तो चलो लिखा हुआ है 2 होते हैं, मैक्सिमम के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये थोड़ा सा इसका बेचारे का प्रॉब्लम था, भूल गया कि मुझे क्या बताना चाहिए था, तो मैक्सिमम के बारे में इसने डिस्कस किया ही नहीं। क्वेश्चन है सर फिर इसमें क्या हुआ, तो आया ना, देखो ये नहीं किया, इसके
ऊपर भी तो कोई होगा ना, तो इसके ऊपर है कंपनीज एक्ट। इसके ऊपर कौन है? कंपनीज एक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जितने भी बिजनेस रन करते हैं उनका अपना खुद का एक लॉ है, और उन सबके लॉ का भी एक लॉ है, और वो है कंपनीज एक्ट। मतलब अगर उन लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है तो अगर इसमें है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट ने नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया। नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में पहले जब बता दो, सेक्शन 464 में इन लोगों ने बोला कि मैक्सिमम होना चाहिए 100। फिर कुछ दिन के बाद इनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ये तो हमने ज़्यादा बता दिया जोश जोश में आके। तो ये जो 2013 में बताया था, इसको इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। यानी इस वाले को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉलेज के लिए इसलिए बता दे रहा हूँ, जब आप राइटिंग सेक्शन में जाओगे, आगे बढ़ोगे तो आपको काम आएगा कि ये बातें बुक्स में लोग हटा देंगे धीरे धीरे, कि जो चीज़ें काम की नहीं है वो ऐसे ही बोलेंगे, जरूरत नहीं है भाई, ये तो एग्जाम में नहीं आता है, तो हटा भी सकते हैं। लेकिन जानना आपको जरूरी है कि हमारे यहाँ कोई भी लॉ जो सडनली नहीं बना है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन था। तो जब इसको कैंसिल किया तो बाद में आया वाइड रूल 2014 का, वाइड रूल 10। और उस वाइड रूल 10 में इन्होंने बोला कि भाई मैक्सिमम कितने होने चाहिए, सिर्फ 50 होने चाहिए। ये डिफाइन किया और ये कंफर्म था, और इसी को आपको लेके चलना है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो आप आंसर क्या दोगे? 50। कितना आंसर दोगे? 50। ये याद रखना है, एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में दोनों जगह पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब ये क्या होता है? इसके पीछे कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर यहाँ पे ये कैसे डिफाइन होता है? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। समझना इसको। एज्यूम करो बिजनेस का जो एसेट्स है वो है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। लेकिन वही बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो हो गई है 200 रुपए। अब जब हम लाइबिलिटी पे करने गए तो हमने 100 रुपए से 200 रुपए तो पे कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अभी भी 100 रुपए की लाइबिलिटी क्या है? बैलेंस में है। तो अब वो लाइबिलिटी कहाँ से पे करोगे? तो वो लाइबिलिटी जो पार्टनर्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो अपने पर्सनल एसेट में से सेल करते हैं, सॉरी पर्सनल एसेट्स को सेल करके देते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे 100 रुपीज है, अब ये 100 रुपीज क्वेश्चन आंसर देगा कौन? तो यहाँ पे 100 रुपीज जो है ये पूरा का पूरा पार्टनर्स के ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पार्टनर्स के ऊपर। क्वेश्चन ये होता है कि सर फिर वो क्या करेंगे? तो वो जाएंगे अपने पर्सनल एसेट्स की तरफ। कहाँ जाएंगे? अपने पर्सनल एसेट्स की तरफ। फिर पर्सनल एसेट्स को वो लोग सेल करेंगे और वहां से पेमेंट करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड वर्ड इसीलिए यूज किया है कि जरूरत पड़ने पर अपना घर बार भी बेचना पड़ेगा। बाकी अब कंपनी फॉर्म में जाते तो ऐसा नहीं होता है। अगर बिजनेस के साथ कुछ हुआ है तो वो सिर्फ बिजनेस पे ही अफेक्ट करता है, उसके पर्सनल को अफेक्ट नहीं करता। बट इसमें ये एक इशू है। नेक्स्ट है आपका ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। बेसिकली ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब सेम पर्सन करते हैं। मतलब ये है कि जो ऑनर होता है वही मैनेजमेंट चलाता है, जो मैनेजमेंट चलाता है वही ऑनर होता है। मतलब यहाँ पे कोई अलग से पर्सन नहीं आते हैं, पार्टनर्स ही मिलके बिजनेस चलाते हैं और पार्टनर्स ही रियल ऑनर होते हैं बिजनेस के। क्लियर है इतना? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से याद रखना है, वो है आपका एजेंट का, नंबर ऑफ पार्टनर्स का और अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अनलिमिटेड लायबिलिटी को थोड़ा ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये आपको आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो यही याद रखोगे तो वहां पे फंसोगे नहीं। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो गएंगे। फिर भी अगर कहीं कोई भी डाउट रहता है, कोई भी मतलब कोई भी डाउट रहता है, तो आप विदाउट एनी संकोच, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। जो भी सजेशन से आप दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना क्या है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ढेर सारे कमेंट्स करने हैं। ठीक है? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।